दूसरा टॉपिक है जो एक्टिव और पैसिव इनकम। लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको आज समझाऊंगा थोड़े से एग्जांपल्स के साथ में कि कैसे एक्टिव और पैसिव इनकम, ये दो अलग अलग तरह की आमदनियां हैं। आप सोचिए कि कभी पत्थर तोड़ने वाला इंसान अमीर बनता है? आप सोच करके देखिएगा, 25 साल की उम्र में अगर कोई काम करने लगे और 60 साल तक काम करे, लगभग 35 साल लगातार काम करने के बाद भी कोई आदमी अमीर क्यों नहीं बनता? आप कभी ये लॉजिक लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं, लेकिन काम करने के लिए रोज़ सुबह उठेंगे, डिब्बा लेकर के जाएंगे, रात तक काम भी करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी गरीब ही रह जाते हैं और अंत में गरीब ही मर जाते हैं। तो ये कहानी है एक कॉमन मैन की, जिसमें ज़िंदगी के 35 साल नौकरी करने के बाद भी एक आदमी सफल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि और कुछ लोग दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर भी बन जाते हैं। तो रीज़न समझिए क्यों होता है आखिर ऐसा। तो कड़ी मेहनत करने वाले गरीब क्यों रह जाते हैं? तो सबसे बेसिक सवाल है ये। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको दोनों इनकम को समझना पड़ेगा कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती हैं। अगर आप इन दोनों को ठीक से समझ लेते हैं तो आप आसानी से समझा सकते हैं किसी को भी कि कोई गरीब क्यों रह जाता है और कोई अमीर क्यों बन जाता है। तो आप ये देखिए, मैं इसे पढ़ता भी जाऊँगा और आपको समझाता भी जाऊँगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं आशा मैडम को पीडीएफ इसका भेज दूंगा तो आप पीडीएफ से भी ये चीज़ें पढ़ पाएंगे। अमीर बनने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक्टिव नहीं पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं जाने अनजाने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम में ही काम करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो पाता है। आप देखिए 60 साल की नौकरी जो होती है, आदमी 60 साल में रिटायरमेंट कर जाता है। आजकल तो रिटायरमेंट अमाउंट भी नहीं मिलता, पहले से डेडलाइन डिक्लेयर होती है कि भाई आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, जो है वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे, आपकी बाद की ठेकेदारी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपकी बीमारियां भी बढ़ेंगी, आप लाइबिलिटी भी बनेंगे, तो हम आपको कब तक पैसे देते रहेंगे। तो आप यूँ ही समझिए कि आजकल पहली बात तो नौकरी का फिक्सेशन नहीं रहा, और अगर कोई लग गया तो बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी गवर्नमेंट भी नहीं उठाना चाहती, तो वन टाइम सेटलमेंट कर देती है। लेकिन एक बात समझिए, आप चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, बहुत पैसे कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाता बेचारा, क्योंकि करोड़ों रुपए उसके पास आ ही नहीं पाते। रीज़न होता है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम को समझने के लिए आप यूँ देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या है। आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, मैं कई बार देता हूँ और आपके ग्रुप में से भी बहुत सारे लोग ये एग्जाम्पल देते हुए मिलेंगे आपको, कि पैसों की जो होती है ना वो पाइपलाइन बनानी पड़ती है। और एक्टिव और पैसिव इनकम को समझने के लिए इस पाइपलाइन की कहानी को समझिए। बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, मैं इसको एक अलग संदर्भ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद इसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो और आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से गांव की कहानी है। गांव भी बड़ा शांतिपूर्ण था, बहुत सुखी था, लेकिन कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जब सूखा पड़ेगा तो पानी की किल्लत होगी, बारिश ना होने पे गांव में पानी भी नहीं रहता, और गांव लगभग ऐसे ही होते हैं कि वाटर लेवल नीचे चला जाता है, और पानी की किल्लत की वजह से पहले तो लोग गांव छोड़ देते थे, बीवी बच्चों और जानवरों के साथ में चले जाते थे, किसी दूसरे दिशा में पलायन कर जाते थे जहाँ पे पानी मिलता था। लेकिन गाँव वालों को हमेशा से इच्छा थी कि इस समस्या से छुटकारा मिलना चाहिए। तो गांव के कुछ जीनियस लोग होते हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं और पानी हमेशा मिल सके इसलिए दो स्पेशल लोगों को वो लोग टारगेट देते हैं कि भाई काम करो। उनके नाम भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो किशोर और दीपक। अगर आप में से कोई किशोर और दीपक है तो आप व्यक्तिगत तौर पर ना लें इसे, क्योंकि ये आप नहीं, ये काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से सिर्फ जुड़िए, इसके तात्पर्य को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों से एक एग्रीमेंट भी करके लिया जाता है कि भाई पानी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं और आप दोनों को हमें वाटर सप्लाई करना है। तो ये कहानी आगे बढ़ती है, दोनों को ये काम दिया जाता है और गांव में 1 मील दूर तालाब से लोगों को पानी ला करके देना होता था। तो पानी सप्लाई करने के लिए हर बाल्टी की सप्लाई पर उन्हें 1 रुपया भी मिलने वाला था, तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और तय हो जाता है कि चलो ठीक है भाई, दीपक और किशोर भाई दोनों लोग मिल करके दूर से पानी लाइए और पूरे गाँव में पानी सप्लाई कीजिए। तो दोनों चालू हो जाते हैं। आगे देखिए अब क्या होता है। अब जैसे ही किशोर और दीपक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो किशोर तो फौरन काम पे लग जाता है। कई लोग आपने देखे होंगे इस सिस्टम में आने के बाद भी कई लोग तुरंत चालू हो जाते हैं, आओ देखा ना ताओ, तुरंत चालू हो जाते हैं। तो किशोर ने क्या किया, वो भी एक्टिव आदमी था, उसने फटाफट जाकर के बाल्टी खरीदी और दिन और रात कड़ी मेहनत करने लगा और पगडंडी पे इधर उधर चलते वलते थकते गिरते पड़ते वो टंकी, गांव की जो सीमेंटेड टाकी बनाई हुई थी, टंकी बनाई हुई थी, उसमें ला करके पानी भरने लगा और इस तरह से तत्काल पैसे कमाने का उसका कार्यक्रम शुरू हो गया। अपनी मेहनत को भी उसने चालू रखा और ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टियां लाने लगा और ज़्यादा पैसे भी मिल सके, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता था, ईमानदारी से करता था। तो सुबह से शाम तक रोज झील से लाता था पानी और यहाँ गांव के टैंक में खाली कर देता था। सुबह गांव वालों के उठने से पहले वो उठ भी जाता था ताकि गांव वालों को पर्याप्त पानी मिल सके। तो सचमुच बहुत मेहनत करने लगा। लेकिन किशोर जो था, जो उसका दूसरा दोस्त था, पहली बात तो ये किशोर था जो खुश था काम करके, क्योंकि वो पैसे कमा रहा था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब
सिस्टम में आते हैं, पहले दूसरे दिन से लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि यार चलो पैसे मिलने लगे। तो कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। अब आगे देखिएगा कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है। और दोस्त से काफ़ी सफल अपने आप को मानने लगा क्योंकि वो पैसे कमाता था। और दूसरा ठेकेदार जो था वो दीपक था। अब किशोर की कहानी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे जाती है। अब दीपक के बारे में सुनिए कि कुछ समय के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया, कुछ महीने तक नजर ही नहीं आया। किशोर और ज़्यादा खुश हो गया कि यार चलो ये तो डरपोक आदमी था, निकल गया, अभी मैं पानी सप्लाई अच्छे से करूँगा क्योंकि मेरा दूसरा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। और इस तरह से सारे पैसा अकेले कमा रहा था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर दीपक था, जो गांव में पानी की सप्लाई का काम मिलने के बाद गायब हुआ था, वो उसने बाल्टी जो किशोर ने बाल्टी से सप्लाई शुरू की थी, लेकिन जो दूसरा दीपक था उसने एक कंपनी बनाई और रजिस्ट्रेशन कर लिया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने बिजनेस में पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करना था और वो पाइपलाइन बिछाना चाहता था, तो उसने 4 लोगों के साथ समझौता भी कर लिया कि यार तुम 4 पार्टनर हो, मेरे साथ तुम पैसा लगाओ। और पैसा लगाने के लिए वो लोग तैयार भी हो गए क्योंकि उसके पास प्रपोजल अच्छा था। तो उसने कंपनी के एक प्रेसिडेंट को भी रख लिया नौकरी पर। और 6 महीने बाद कंस्ट्रक्शन टीम के साथ गाँव में लौटा। मतलब आप सोचिए कि उसके दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट था। उसने प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, एक प्रेसिडेंट हायर किया, 4 इन्वेस्टर तैयार किए और गांव में कंस्ट्रक्शन टीम को लेकर के पहुंचा। और अगले 6 महीने में उसने कंस्ट्रक्शन टीम से स्टेनलेस स्टील की पाइप बिछा करके गांव के बड़ी टंकी तक तालाब के जरिए पानी पहुंचाने का काम किया। अब आप ये समझिए कि ये गांव का पानी जो था ये बिल्कुल पाइपलाइन का पानी था, तो पहले से साफ भी ज़्यादा होगा। मेहनत और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत करनी थी उससे कम मेहनत में पहुंचा था ये। तो उद्घाटन भी किया, सभी गांव वालों को भी बुलाया और घोषणा की कि वो इससे गांव वालों को किशोर की तुलना में, किशोर जो बाल्टी से पानी लाया करता था उसकी तुलना में साफ सुथरा पानी भी देगा और गंदगी भी, शिकायतें जो है वो दूर हो जाएंगी और गांव वालों को 24 घंटे पानी मिलेगा, 7 दिन पानी मिलेगा। जो गांव में सिर्फ 2 दिन के लिए पानी मिला करता था, किशोर के राजकाज में दीपक ने पाइपलाइन बिछाने के बाद बोला कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा और आपको साफ सुथरा पानी भी दूंगा, छुट्टी वाले दिन भी पानी पहुंचता रहेगा आपके पास। तो ये एक बहुत खुश हुए लोग और उसने अनाउंसमेंट भी की कि मैं आपको 75% डिस्काउंट पे भी पानी दूंगा। मतलब जहां 1 रुपए पानी के लिए देना पड़ता था उन्हें बकेट का गांव वालों को, तो दीपक के अनाउंसमेंट में सिर्फ 25 पैसे में उसे पानी गांव वालों को मिल जाएगा और 24 घंटे मिलेगा। तो ये लोग बड़े खुश हुए और इसी वजह से लोगों ने उसका अभिवादन भी किया और पाइपलाइन के कनेक्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। आप सोचिए, जब जियो आया था तो जियो ने भी यही कहा था कि एक आधार कार्ड पे 1 सिम कार्ड दूंगा मैं, और लोगों ने लाइन लगा के सिम कार्ड दिए थे। उसके बाद आज देखिए एक घर में 10-10 सिम कार्ड बिक रहे हैं। तो जितने लोग भी एक खाता खोल के बैठे हैं वो 10 खाते खोलने के लिए तैयार हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि कई लोग सिर्फ एक खाते को प्रमोट कर रहे हैं। काम करने के लिए ठीक है, लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन मिलेगा आपको, थोड़ी आप उसे एक खाता देंगे। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो अपने दोनों बच्चों का भी तो भविष्य सिक्योर करेगा। तो इसी तरह से आप समझिए कि गांव वालों ने कलेक्शन के लिए भी भागा दौड़ी शुरू कर दी और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए जो पहले वाला आदमी था किशोर, अब उसने पानी की कीमत में कटौती तो कर दी, 2 नई बाल्टी भी खरीद लाया और अपने 2 पुत्रों को भी काम पे लगा लिया। लेकिन क्या पाइपलाइन का कंपटीशन कर सकता था वो? नाइट शिफ्ट में उसने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन वो कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाया, क्योंकि जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था वो इतना सस्ता था और बाल्टी के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत प्रोजेक्ट था। तो दीपक के सामने वो पूरी तरह से फेल हो गया और पूरी कमाई किशोर की जो थी वो बंद हो गई। और दीपक ने एक योजना बनाई कि अब ये इस डिलीवरी सिस्टम को, पानी को आसपास के सभी गांवों में ये पहुंचाएगा। तो फिजिकल वर्क से उसने अपने आप को थोड़ा सा हाईटेक बनाया, ऑर्गेनाइज बनाया और उसने हर गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने लगा। तो इस तरह से पाइपलाइन का जाल उसने फैला दिया और हर बाल्टी पे सिर्फ 25 पैसे लेता था और दिन दुगनी रात चौगुनी उसका बिजनेस तरक्की करने लगा। तो ये छोटी सी कहानी थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें दीपक चाहे रहे चाहे ना रहे, काम करे चाहे ना करे, लेकिन लाखों लोगों से 25 पैसे इकट्ठा करके बैंक में उसने ढेरों पैसा जमा किया। आप खुद भी अमीर बना, उस शहर का सबसे बड़ा अमीर बना। और जो कड़ी मेहनत कर रहा था इससे पहले जो किशोर था, वो आप देखिए वो दुखों में आ गया, उसकी तकलीफें बढ़ गई, क्योंकि फिजिकल हार्डवर्क की एक लिमिट होती है, आप एक लेवल तक ही कर सकते हो। तो किशोर जो है वो बेचारा कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा और दीपक धीरे धीरे करके ग्रो हो गया। तो अब इसके संदेश को समझिए, इस संदेश में क्या कहना चाहता है, ये कहानी क्या कहना चाहती है कि दीपक और किशोर दोनों के पास अपॉर्चुनिटी एक सी थी। आप इसे पॉल वाइन से रिलेट कर सकते हैं कि हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम सभी के पास एक जैसा मौका होता है। एक सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान देता है, लेकिन दूसरा स्मार्ट वर्क पे देता है। तो जिन्होंने भी अच्छी टीम बनाई है, बड़े बड़े लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन किया है, दे आर डूइंग स्मार्ट वर्क। और जो मजदूरी करके एक एक आदमी को जोड़ रहे हैं, गली गली जा करके, सड़क पे सब्जी वाले को सबसे अप्रोच कर रहे हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क।
तो किशोर जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन दीपक अमीर बन गया। दोनों की रियल लाइफ में भी ऐसे, हमारी रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसे ही होता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद हम गरीब रह जाते हैं, और जो स्मार्ट वर्क वाले होते हैं, जो अपनी आईडीज को टॉपअप कर लेते हैं, बड़े लेवल पे ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्मार्टली ग्रो कर जाते हैं। तो मेहनत से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम में दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, प्लान में दिमाग इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन किसको अप्रोच करना है, बात करनी कैसे सीखनी है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्या ये भी बिना दिमाग के चल जाएगा? तो आपको दिमाग जहाँ चलाना है आप वहाँ ज़रूर दिमाग को चलाइए, क्योंकि मैं इसका कभी भी हिमायती नहीं हूँ कि आपको दिमाग नहीं चलाना है। आपको बिल्कुल दिमाग चलाना है। भगवान ने दिए क्यों है, वरना बिना दिमाग के हमें पैदा करता। तो अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का तो दिमाग जंग लग गया है, उनको पता ही नहीं चलता। वो बाजार भी जाते हैं तो भाजी खरीदने के लिए उनकी बीवी साथ में जाती है कि तुम्हें टिंडे लेने नहीं आते, तुम्हें गोभी लेनी नहीं आती, मैं चल के तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें भाजी कैसे लेनी है। तो आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए, भले भाजी मत लाइए, लेकिन बाकी के कामों में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। चलिए इस कहानी के तात्पर्य को और समझते हैं कि इस कहानी में बाल्टी से पानी सप्लाई करने का मतलब क्या था। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना, एक्टिव मेहनत करते रहना। इसको बाल्टी से जो पानी सप्लाई करने वाला काम था उसे एक्टिव मेहनत कहते हैं, जिसमें पैसा तो तुरंत मिलता है। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, इसे ही एक्टिव इनकम कहा जाता है। तो जितने लोग आज भी बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को ग्रो नहीं करवा रहे हैं, वो लोग बाल्टी ही भर रहे हैं, रोज नई बाल्टी लेते हैं और रोज तालाब तक जाते हैं, रोज उनका काम चल रहा है। तो एक्टिव इनकम में ज़्यादातर लोग चलते हैं फॉर्मूले वाले। नौकरी वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक्टिव इनकम वाले हैं, वो 35-35 साल बेचारे घिसते हैं, और ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाएंगे। ये सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो उतना ही ज़्यादा आसान होगा। आप किसी इल्यूजन में मत रहिए, भले आपकी सैलरी 25,000 हो या 50,000 या लाख रुपए, करोड़पति बनने का स्वप्न रह जाएगा अगर आप नौकरी करते रह गए। सोचने वाली बात यह है कि लोगों का तब क्या होगा अगर किसी वजह से वो इसको करने के लायक ही नहीं रहे, उम्र चली गई, नौकरी छूट गई, तो आप सोचिए क्या करेंगे इसका। जितने लोग भी अपने आप को सिक्योर्ड समझ रहे हैं, कोरोना बाउंस बैक कर रहा है, इसका जो नया स्ट्रेन आया है वो पहले से ज्यादा घातक है। मेरी बिल्डिंग के 4 लोगों को कल ही उठा करके ले गए हैं नगर पालिका वाले, हो सकता है बिल्डिंग कल हमारी सील हो जाए। तो ये सिचुएशन बनी रहेगी। मुंबई में भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है और आपके एरिया में भी हो सकता है ये दोबारा रिपीट बाउंस बैक करे। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मान सकते हैं कि आपका जॉब सिक्योर्ड है या फिर आप एक्टिव इनकम के भरोसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो अगर किसी का काम बंद हो जाएगा और फाइनेंशियल हालत बुरी हो जाएगी, कर्जे में डूब जाएगा, तो जिंदगी में जो रैट रेस चल रही है ना उसमें फंसे रह जाएंगे। जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनके साथ, बेचारों के साथ यही दिक्कत होती है। बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो नौकरी ऐसी एक आदत है कि वो ग्रो नहीं करने देती। वो एक सेट मेंटालिटी कर देती है, फिक्सेशन कर देती है। उनको पता होता है महीने की इतनी पगार आनी ही है, मेरा खर्चा इतना है, इतनी ईएमआई जानी ही है। तो बेचारे कुछ क्रिएटिव कर भी सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाते क्योंकि उम्र 35 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है। तो आप ठीक है वो करते रहिए, लेकिन आप इसको स्टैंड बाय पर तो रखिए। पर्ल वाइन आपको एक ऐसा अवसर दे रहा है, नेटवर्किंग एक ऐसा अवसर दे रही है जिससे आपको भविष्य में एक अपॉर्चुनिटी तो बनती है। अब पाइपलाइन वाले काम को समझिए, ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम जिसके लिए आपको बार बार खुद काम करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको पैसिवली आपका बड़ा सारा काम करके देती है और पैसा बना करके देती है। आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। पैसे की चिंता से आज़ादी, इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और मैं आपको बता दूं कि नौकरी पर डिपेंड रहेंगे और नौकरी के साथ साथ रहेंगे तो भी आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब के साथ छोटा मोटा साइड बिजनेस करते ही है ना लोग, घर दुकान फ्लैट में निवेश करके कुछ ना कुछ हर महीने किराए का इनकम लेते हैं ना। तो जब आप वो सब कुछ कर सकते हैं तो पर्ल वाइन क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए कि बचत करने के लिए, निवेश करने के लिए आप बैंक में भी एफडी करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कल सरकार सोना बहुत सस्ते दामों पर देने वाली है, हो सकता है कुछ लोग सोने में भी निवेश करें। स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड में, म्यूचुअल फंड में, ये सारे ऑप्शंस में जब आप कहीं ना कहीं ट्राई करते ही हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आप इनिशिएटिव लेते ही हैं, तो आप पर्ल वाइन को भी स्टैंड बाय पर रख करके इसके बारे में सोच सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं लग रही है और आप मुझे लगता है कि इस पैसिव इनकम से आप सभी लोग एक अपने लिए एक फ्यूचर सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अवसर भले ही देखने में सादा हो, लेकिन क्राउड फंडिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है वो तगड़ा होता है। राम मंदिर के लिए मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के लिए शायद 1100 करोड़ रुपए की जरूरत है। 4 दिनों में 2200 या 2600 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। अभी तक तो लोगों ने दिल खोल करके दान देना बाकी, और ये 4 दिन में हो गया। तो आप यूं समझिए कि क्राउड फंडिंग एक इतनी बड़ी पावर है। अमिताभ जी ने पीछे बताया था मुंबई की एक लड़की जिसका ऑपरेशन करवाना था, उसके लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो लोगों ने जम के पैसा दान किया, सरकार ने टैक्स माफ किया। तो क्राउड फंडिंग में बहुत पावर होती है। हो सकता है कि कल को किसी की बेटी की शादी हो और पर्ल वाइनर हो और पर्ल वाइन वालों से बोले कि भैया $10 मुझे दे देना। हो सकता है थोड़ा थोड़ा फंडिंग वो लोग देंगे, उसकी बेटी की शादी लाखों नहीं करोड़ों रुपए में हो जाए।
हो सकता है कि कल को कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो और आपको पैसों की ज़रूरत हो, अगर इस संगठन का आप हिस्सा हैं तो $10 का छोटा सा कंट्रीब्यूशन या 10 डीपी का छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड फंडिंग का साधन बने। आप देखिए कम्युनिटी सपोर्टिंग होती है, आप गुजराती या मारवाड़ीज को देखिए, वो अपनी समाज के लिए सरदार हैं, पंजाबीज हैं अपने समाज के लिए, जैन हैं अपने समाज के लिए, ये लोग अपनी कम्युनिटी की बड़ी हेल्प करते हैं। अगर उनमें कोई व्यापार चालू करता है तो उसको डूबने नहीं देते, उसको बैकअप देते हैं। तो आप इसी तरह से समझिए कि जितने भी ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जब आप पैसे कमा लेंगे तो आप दुकान भी खरीदिए, घर भी खरीदिए, प्लॉट भी खरीदिए, किराए पर भी दीजिए, बैंक में भी डालिए, एफडी भी कीजिए, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में भी डालिए और जरूरत पड़ेगी तो बिटकॉइन भी खरीद लीजिएगा। दुनिया भर की करेंसीज मार्केट में आने वाली है और नहीं कुछ तो आरबीआई जब कॉइन लॉन्च कर देगा तो आरबीआई की करेंसी खरीद लीजिएगा। तो ये बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा, इनका बोलबाला तब होगा जब आपके पल्ले पैसे हों। तो आप पैसों को बढ़ाने की गति पर ध्यान दीजिए, ये पैसिव इनकम है और अगर इस तरह से आपने फोकस किया अपने सिस्टम को सीखने और काम करने के ऊपर तो ढेरों पैसे आप कमाएंगे और जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पैसों का झंझट खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के सेशन के लिए मैंने यही कंटेंट तैयार किया था, तो आप सभी लोग इस पर ज़रूर सोचिएगा और इस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर लगे तो इसको फील्ड में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी के माध्यम से हमें जो आपने बात बताई बहुत